वेलकम टू माय चैनल श्री राम अकेडमी, अ प्लेस टू लर्न इन सिंपल एंड इजी वे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिएगा एंड इफ़ यू लव इट देन लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली क्लास 8 का टॉपिक है। सो आज हम इसको पढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरे वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छी तरह सिंपल वे में, इजी वे में आपको ये चैप्टर समझा सकूं थ्रू माय नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ वी नो, जैसे हमको पता है कि जो अर्ली मैन होते थे वो फूड गैदरर होते थे। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट होते थे प्लांट्स और एनिमल नीड्स मीट पर। ठीक, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रेजुअली लर्न किया कि कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है और उससे फूड ग्रेन्स ऑब्टेन करने हैं, और उसके बाद वो फूड प्रोड्यूसर बने। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस थी उसने जो है प्लांट कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को इंक्रीज़ किया। और आज की डेट में अबाउट 70% जो है हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इस इंगेज्ड है इस फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस एग्रीकल्चर को अगर हमको एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन करना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, तो वी can say that agriculture it is a production of food, feed, fiber and other useful products by the systematic raising of plants and animals। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की सिस्टमैटिक रेजिंग करके अगर हम फूड या फीड या किसी भी अदर यूज़फुल गुड्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल है उनकी प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं, है ना। इन अ वे वी कैन से इट। तो एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलके बना है, एग्री और कल्चर। और ये दोनों वर्ड जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। एग्री जो है वो लैटिन वर्ड अगर से डिराइव्ड है, जिसका मतलब अ फील्ड होता है, और कल्चर जो है वो लैटिन वर्ड कल्चरा से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा पूरा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन पे है। तो पहले क्रॉप्स प्लांट्स क्या होते हैं? तो क्रॉप प्लांट वो होते हैं जब हम सेम क्लाइंट्स ऑफ प्लांट को एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे जब उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो होते हैं, जिनमें से जो सीरियल्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं लार्जेस्ट पार्ट। सीरियल्स क्या होते हैं? वो फूड ग्रेन्स होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो हमें फूड ग्रेन्स देते हैं, जैसे राइस है, वीट्स है। ठीक है, राइस, वीट, ऐसे जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनको जो है हम सीरियल्स कहते हैं। सीरियल्स जो होते हैं वो हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, ऐसे जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमको सीरियल से मिलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय ह्यूमन अबाउट 30 मेजर क्रॉप प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्रॉप्स होते हैं ये जो है इनको सीज़न के अकॉर्डिंगली जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक, इंडिया जैसे कि बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक वैरी करती है। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। लेकिन इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है दो क्रॉप सीज़न जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीज़न, मानसून सीज़न की बिगिनिंग में जो है इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जून और जुलाई में, और हार्वेस्ट किया जाता है बाय सितंबर और अक्टूबर। ये जो क्रॉप्स होते हैं ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन मानसून रेन्स। फॉर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट सीजनल क्रॉप आता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम विंटर की बिगिनिंग में ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम अक्टूबर, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है बाय मार्च और अप्रैल। ये क्रॉप्स जो होते हैं ये डिपेंड नहीं होते हैं आपके मानसून रेन्स पे। ओके, तो दीज आर द टू क्रॉप, सीजनल क्रॉप्स जो कि सीज़न वाइज जो है ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से जो है होते हैं। सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, रूट क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो लुक ओवर इट। नेक्स्ट है हमारा कि एग्रीकल्चर, ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम कुछ इम्प्लीमेंट्स मीन्स टूल्स यूज़ करते हैं। तो जो टूल्स हम
कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कुछ इम्प्लीमेंट्स के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे खुरपा है फॉर वीडिंग, स्पेड फॉर डिगिंग, वुडन एंड आयरन प्लव फॉर टिलेज, सॉइल प्लैंक फॉर ब्रेकिंग ग्राउंड, लेवलर फॉर लेवलिंग एंड प्रेसिंग द सॉइल, सीड ड्रिल फॉर सोइंग, कंबाइंस फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, सिकल फॉर हार्वेस्टिंग, स्प्रेयर्स फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। मतलब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के इम्प्लीमेंट्स के नाम्स मैंने लिखे हैं जो कि हमारे प्लांट्स की कल्टीवेशन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्योंकि जैसे कि ये पूरा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन पे है, तो इसमें हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तभी तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कि हर वो एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व है इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन सी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किए जाती है फॉर इन द क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उसे हम कौन कौन सी हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हम सिस्टमैटिक वे में चलते हैं और एक एक प्रोसेस होता है, तब जाकर के हमको एक गुड इल्ड मिलती है, एक गुड क्रॉप इल्ड मिलती है। ठीक है, सो हम इसको एक नंबर वाइज पढ़ेंगे वन बाय वन। फॉर फर्स्ट जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को जाता है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कहा गया है एग्रीकल्चर में। जो है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस में हम ये करते हैं कि हम इसमें सॉइल के टर्न अप करते हैं और लूजन अप करते हैं। ठीक है, इसमें हम मिट्टी को ढीला और उसको टर्न अप करते हैं। टर्न अप करने से क्या होता है कि ये जो मिट्टी जो होती है, इसकी वजह से जो है मिट्टी जो है बहुत जो है ये बेटर परकोलेशन होने लगता है उसमें, वाटर और एयर का परकोलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है। ये जो हम करते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम 2 स्टेप्स लेते हैं। पहला लेते हैं प्लविंग और टिलिंग और दूसरा लेते हैं लेवलिंग का। तो प्लविंग और टिलिंग क्या होता है? प्लविंग और टिलिंग मतलब जब हम सॉइल को टर्न अप और लूजन अप करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्लव, आयरन और वुडन प्लव, उसे हम कहते हैं प्लविंग और टिलिंग। जिसकी वजह से प्लविंग और टिलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, ये जो है पहले तो सॉइल को जो है लूज़ और टर्न अप करके क्या होता है कि उसमें जो होता है लूज सॉइल जो होता है उससे पर्कुलेशन जो होता है वाटर एरिया का बहुत बेटर वे में होता है, और ये जो रूट्स को अलाउ करते हैं कि वो डीप सॉइल में ग्रो करें, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। ठीक है, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, जो आपकी जो न्यूट्रिएंट सॉइल होती है वो प्लांट को इजीली मिल जाती है ताकि वो उससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। फिर लूजेंट सॉइल जो होती है वो जो यूज़फुल माइक्रोब्स या अर्थवॉर्म होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। ये यूज़फुल माइक्रोब्स या अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक, लूज सॉइल जो है सनलाइट को भी इंक्रीज़ करती है, सनलाइट को भी हेल्प करती है कि वो डीप लेयर तक जाएँ और जितने भी माइक्रोब्स जो कि हार्मफुल हैं उनको वो किल अप करती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा इसी में जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक प्रोसेस आता है लेवलिंग का। लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि लेवलिंग क्या, जब हम प्लविंग करते हैं ना तो उससे क्या होता है, टीलिंग या प्लविंग करते हैं तो जब हम टर्न अप करते हैं सॉइल को, तो जो बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस जो होते हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं। तो अब उसमें तो आप सोइंग का प्रोसेस कर नहीं सकते, ठीक है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता या कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब उन पीसेस को ब्रेक करना और उसको लेवल अप करना उस फील्ड को बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर फर्दर प्रोसेस। तो जब हम उन्हीं ब्रेक पीसेस ऑफ सॉइल को ब्रेक करते हैं, ठीक, और हल्के से प्रेस करके उसको लेवल अप करते हैं फील्ड को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सोइंग और इरिगेशन का जो प्रोसेस है वही हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये देख लीजिए, ये प्रोसेस है प्लविंग, और ये जो एक ट्रेडिशनल मेथड है और ये आजकल का एडवांस मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस सोइंग। सोइंग क्या है, ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, बिफोर सोइंग जो है बहुत सारी जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको रखा जाता है ध्यान में। प्रिकॉशंस में क्या क्या रखते हैं कि जो हम सीड्स लेते हैं उसको, जो सीड्स को भी जो चेक किया जाता है कि सीड्स गुड क्वालिटी के हैं कि नहीं, हेल्दी हैं कि नहीं, डिजीज़ रेसिस्टेंट हैं कि नहीं, पेस्ट फ्री हैं कि नहीं।
फिर सीड्स को स्टरलाइज किया जाता है बाय फंजीसाइड्स। फिर उनको सोइंग करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए और सीड्स जो है प्रॉपर डेप्थ पे ही ग्रो करने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगा तो हमारा क्रॉप यील्ड अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्रॉप यील्ड अच्छा नहीं होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेशन के टाइम पे उनके अंदर कंपटीशन होने लगेगा फॉर एवरीथिंग, फॉर स्पेस है, फॉर वाटर है, फॉर न्यूट्रिएंट्स है, एवरीथिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यील्ड अच्छी नहीं होती है। कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे और बाकी जो उनको नहीं मिलेगा वो जो है नहीं करेंगे, तो वेस्टेज होता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग ज़रूरी है। और प्रॉपर डेप्थ इसलिए ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीड सोन कर दिए जाते हैं, ग्रो करेंगे, तो उनका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता, और अगर बहुत ऊपर रहेंगे तो उनको बर्ड्स खा जाती हैं। तो इसीलिए प्रॉपर डेप्थ में अगर हम ग्रो करेंगे तब जा करके जो हमारा सीड होता है वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट करता है। सोइंग के प्रोसेस जो है इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स जो है बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। पहले एक ट्रेडिशनल तरीका था ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता था? ब्रॉडकास्टिंग जो होता था, जब हम हाथ से स्कैटर करते थे सीड को फील्ड में, उसे हम कहते थे ब्रॉडकास्टिंग। वो जो है वही जो मैंने बोला कि उसमें ना प्रॉपर स्पेसिंग होती थी, ना प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स ग्रो होते थे, वेस्टेज ज़्यादा होता, इसीलिए अब हम नहीं करते हैं वो चीज़। अब क्या होता है कि अब हम ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल ये जो दो हैं, इन दोनों का जो है काम एक ही है, स्ट्रक्चर भी एक होता है। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रेडिशनल टूल है ये ड्रिवन बाय एनिमल है, और जो सीड ड्रिल है वो ड्रिवन बाय ट्रैक्टर है। और सीड ड्रिल में जो है टाइम और लेबर कम लगता है, और जो ये ट्रेडिशनल टूल में इसमें टाइम और लेबर ज़्यादा लगता है। नहीं तो इनकी बनावट एक जैसी है कि ऊपर एक फ़नल होता है, ठीक है, उसके बीच में वो ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, और उस फनल में हम सीड्स भर देते हैं। और जब वो ड्रिवन होता है बाय एनिमल और बाय ट्रैक्टर, तो वो प्रॉपरली बाय प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स को सोन करता हुआ चलता है। ठीक है, यही होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, ये है सीड ड्रिल। मतलब कि सीड ड्रिल और ट्रेडिशनल टूल जो भी है, जो इसका जो ये पूरा जो सेटअप है आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ये होता है कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न में प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ लेकर के हम सीड को सो करते हैं, ताकि हमारी यील्ड जो है क्रॉप की वो अच्छी हो। ठीक, नेक्स्ट है कि हम हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम हेल्दी सीड। अब हमने तो बोल दिया कि जैसे सोइंग करते समय हमें सीड जो है अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं कि उसके लिए क्या करते हैं, सीड को जो है पानी में लेकर के उसको पुटअप कर देते हैं, सीड्स को वाटर में भिगो देते हैं। तो जो डैमेज सीड्स होती हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगती हैं, और जो हेल्दी सीड्स होती हैं वो नीचे होती हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। तो जब नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं जो सीड्स, उनको जो है लेकर के उन्हीं की सोइंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो हम हेल्दी और अनहेल्दी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। हमने देखे हैं कि सोइंग के समय क्या क्या लेने चाहिए। सीड्स हेल्दी और हाई क्वालिटी के होने चाहिए, प्लांटेड करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर होने चाहिए प्रॉपर, ताकि उनको प्रॉपर लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिले, और डीप इनफ होने चाहिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड। ठीक है, ताकि उनको विच माइट ईट देम एंड विंड से भी उनको जो है प्रॉपर इनफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ताकि वो मैंने बताया है आपको कि ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ऊपर होने चाहिए। ठीक, उनको इतनी प्रॉपर डेप्थ में रखना चाहिए कि उनकी जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है मैन्योरिंग। जब हम सोइंग के बाद फील्ड में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैन्योर्स जो होते हैं हमारे वो हम कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं मैन्योर्स। जैसे कि मैंने बताया कि मैन्योर्स नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से डिकम्पोजिशन से मिलते हैं हमें, और दे सप्लाई करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। मैन्योर्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो कंसिस्ट करता है कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रॉ, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्टेज। इन सब की डिकम्पोजिशन के बाद जो हम मैन्योर मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। कंपोस्ट क्या करते हैं? कंपोस्ट आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा कि कंपोस्ट जब हम एक बड़े गड्ढे में जो है डेड प्लांट्स, एनिमल वेस्टेज, सीवेज वेस्ट, इन सब को जो है
बरी करके, ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन करते हैं फिर विद अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सॉइल, ठीक है। जब उसकी रॉटिंग के बाद हम उसका रॉटिंग करते हैं, फिर डिकम्पोजिशन करने के बाद जो हमें मैन्योर मिलता है उसे हम कहते हैं कंपोस्ट। फिर आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर जो होता है कि जब भी प्लांट की सोइंग से पहले जब हम उसी फील्ड में जब लेजुमिनस प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको मल्चिंग उनकी करते हैं बाय प्लविंग देम इनटू द सॉइल, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो सॉइल है उसको इनरिच करते हैं इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जैसे कि हमको पता है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए वो जो है उनको कंपाउंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म थ्रू रूट्स, ठीक है। एडवांटेजेस मैन्योर के बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये जो सॉइल को इनरिच करता है विथ न्यूट्रिएंट्स, ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सैंडी सॉइल में बढ़ा देता है और ड्रेनेज इन क्ले सॉइल, और इट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, ठीक है। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है और इम्प्रूव्स एंड मेंटेन करता है फॉर द क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज़र्स। ये भी हम यूज़ करते हैं आजकल। फर्टिलाइज़र्स क्या, वो भी बहुत मायने रखता है। तो अगर उसका पीएच ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होगा तो भी क्रॉप का यील्ड और क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, तो ये फर्टिलाइज़र्स की वजह से होता है। फर्टिलाइज़र्स एक सोर्स होते हैं वाटर पॉल्यूशन का भी। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइज़र जो फील्ड में और सॉइल में मिक्सअप होते हैं वो पानी बारिश में जब मिट्टी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जब जाते हैं तो वो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल इनको डैमेज करते हैं, और एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की वजह से जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो भी उनको भी हार्म होता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि मैन्योर जो है वो बेटर देन है फर्टिलाइज़र्स। क्यों है? क्योंकि मैन्योर जो है सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इम्प्रूव करते हैं सॉइल टेक्सचर को, मेक्स करते हैं सॉइल पोरस जिसकी वजह से गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ईजियर होता है, और नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज़ करते हैं उनके नंबर, ठीक। फिर हमारा स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब इरिगेशन का को सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि जब फील्ड में हम क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। जैसे कि हमको पता है कि वाटर जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Nutrient dissolved in water get transported to each part of the प्लांट, ठीक। वाटर क्यों एसेंशियल है? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो होती है वो ड्राई कंडीशंस में टेक प्लेस नहीं कर सकती है, और जो न्यूट्रिएंट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। वाटर जो है ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स उसको ही हम इरिगेशन कहते हैं। इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू डिपेंड ऑन रेन ऑन वाटर, इट इज़ नॉट फुली रिलायबल। अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम विल इंश्योर टाइमली एंड एडिक्वेट वाटर टू क्रॉप मोर यील्ड। आपको पता है पहले क्या था? पहले जो था हमारे किसान जो है वो बारिश पे ही डिपेंड रहते थे। तो ये ही जो रेनफॉल में अनसर्टेनिटी थी ना, इसको ही देखते हुए नए जो है यूज़फुल मेथड को डिवाइस किया गया। जैसे कि बहुत सारे मेथड जैसे यूजेस ऑफ कैनल्स है, लेक्स है, इन सब के जो है रिवर डैम्स, इन सब का यूज़ शुरू किया गया, ठीक। फिर उसके बाद बहुत सारे 2 मेथड से हम करते हैं इरिगेशन, जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक आपका अभी आज का नया जो है एडवांस मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या किया जाता था कि वेल्स है या फिर इन सब से जो है पानी जो है निकाला जाता था विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और मैन लेबर, और उसके बाद उनको लिफ्ट अप करके फील्ड में इरिगेशन के लिए रखा जाता था, ठीक है। कौन के जैसे कि मोट है, डेखली है, चेन पम्प, राहत, ये सारे जो है पहले ट्रेडिशनल मेथड थे। आजकल का जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसमें उसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन इनका करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं ये ज़्यादातर वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ पे लैंड जो होती है वो अनइवन होती है,
ठीक है, और थोड़ी सी जो है सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिनको जो है वो जॉइंट होती हैं टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। जब वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो फ्लो करें थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, तो विद द हेल्प ऑफ अ पम्प, तो क्या होता है कि जो प्रेशर की वजह से जो वाटर जब वर्टिकल नोजल के पर होता है तो प्रेशर की वजह से वो नोजल टर्न अप करने लगते हैं और पूरा वाटर जो है पूरी फील्ड में स्प्रिंकल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, ऐसा कुछ होता है, ये पूरा फिगर है ना। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में वाटर जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पोजीशन ऑफ द रूट्स को दिया जाता है। ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है, स्कैरसिटी होता है, तो वहाँ पे वाटर की वेस्टेज को इंश्योर किया जाता है कि वाटर की वेस्टेज जो है मिनिमाइज हो, कम हो। ठीक, ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स क्या होते हैं? वीड्स मतलब होते हैं जो मेन प्लांट्स के साथ आपने देखा कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट, कुछ दूसरे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीड्स। तो उनका भी वहाँ से जो है उनको भी वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम वीडिंग के प्रोसेस से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी फिर कंपटीशन मेन प्लांट से करने लगते हैं हर एक चीज़ में, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, वाटर है, इन सब चीज़ों में, तो यील्ड जो है अच्छी नहीं होती है। तो इनके लिए रिमूव करना उन वीड्स को भी ज़रूरत है। उसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं, बिकॉज वो इफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप की ग्रोथ को बाय कम्पीटिंग विद द क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट्स। ठीक है, वीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? जो इनको जो है ना टिलिंग बिफोर, इनको जो है या तो हम मैनुअली रिमूव करते हैं या तो हम वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स जो कहते हैं इनका स्प्रेइंग करते हैं। उनको डाइल्यूट कर देते हैं वाटर में, फिर स्प्रेयर की मदद से उनको स्प्रे करते हैं। तो जो वो क्या करते हैं, जितने वीड्स होते हैं उन्हीं को हार्म करते हैं, क्रॉप को हार्म नहीं करते हैं। लेकिन जो ये वीडीसाइड होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, इसीलिए हैंडल टू केयर होते हैं। इनको बहुत ही एहतियात से जो है इनको स्प्रे किया जाता है। फार्मर्स पूरा कवर अवर करके तब इसके बाद इन वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो वीड्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, उनको डैमेज कर दिया जाता है, फिर रिमूव कर दिया जाता है। और आपको पता है वीडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है? वीडिंग का बेस्ट टाइम होता है जब उनके अंदर फ्लावर और सीड ना आए हो, तब उसी समय उनको हम रिमूव कर दें। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। तो हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आपका जो पूरा क्रॉप है वो राइपेंड हो जाए तो उसको गैदर करना। उसको जब हम गैदर करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको तो पहले क्या है कि मैनुअली जब हम करते हैं तो उसका सिकल का यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हसुआ। ठीक है, उसको जो है वो सिकल जो होता है उससे जो है मैनुअली काटते हैं। ठीक, या फिर सिकल को यूज़ किया जाता था, या फिर हार्वेस्टर एक मशीन आती है जिसमें हम राइपन क्रॉप को पुट करते हैं और सीड और जो हार्वेस्टेड स्टॉक होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो थ्रेशिंग होता है, थ्रेशिंग उसको हम कहते हैं। तो थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड ग्रेन और हार्वेस्टेड स्टॉक को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। इसके लिए हम थ्रेशर का यूज़ करते हैं। ठीक, फिर एक आजकल लार्ज स्केल पे जो है कंबाइन का यूज़ होता है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों होते हैं एक साथ में। ठीक, फिर एक प्रोसेस होता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? इसमें जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, एक हाइट से जो है मिक्सचर को लेके एक चीज़ खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको एक स्ट्रीम के थ्रू नीचे गिराते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से जो है स्ट्रीम के थ्रू नीचे गिराते हैं। तो उससे क्या होता है, जब नीचे आते वक्त जो ग्रेन और शैफ का मिक्सचर है, विनोइंग जो है जो ग्रेन और शैफ का मिक्सचर है वो क्या है, हवा की वजह से जो शाफ होता है वो लाइटर इन वेट होता है ग्रेन से, तो वो अलग उड़ के साइड में उड़ जाता है हवा की वजह से, और ग्रेन्स जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। तो नीचे फील्ड पे जो है ग्रेन्स और शैफ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होता है प्रोसेस देखिए विनोइंग का। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? अब हमने जो ग्रेन्स हमको मिले हैं अब उसकी हमको स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्टोरेज का, क्योंकि स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टोरेज जो है ज़्यादातर जो है दो तरीके के फूड जो है वो स्टोर किए जाते हैं, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स। तो पेरिशेबल फूड मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर उनको हम रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए रख दें, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, इन सब को जब हम रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको रखने का तरीका अलग होता है। और ड्राई स्टोरेज होते हैं, एक नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं जो ड्राई फूड ग्रेन्स होते हैं। ठीक,
जिनको फूड टेम्परेचर पे रखें, रूम टेम्परेचर पे रखें तो भी वो ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। तो इनको दोनों को रखने का अलग अलग तरीका होता है। पेरिशेबल के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं, नॉन पेरिशेबल के लिए ड्राई स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो जो पहले हम नॉन पेरिशेबल की बात कर लेते हैं। तो नॉन पेरिशेबल जो होते हैं ड्राई स्टोरेज वाले, उनमें जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको सन ड्राई कर लिया जाता है। सन ड्राई करके उनको जो है उनका मॉइस्चर कंटेंट 14% बाई डिक्रीज़ कर दिया जाता है बाय वेट ऑफ द ग्रेन, ताकि जो है वो उनके अंदर जो है पेस्ट का अटैक ना हो। ठीक, फिर उसके बाद उनकी वेइंग करके उनको गनी बैग्स में फिलअप कर लिया जाता है स्टोर करके। फिर उसके बाद उनको फुली वेंटिलेटेड हॉल, जिनको हम ग्रेनरीज या गोडाउंस कहते हैं, उसमें जो है हम रख देते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारा एक और है पेरिशेबल की बात जो हमने की, तो कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि हम घर में फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं सब्जियों को, इनको, ताकि वो ख़राब ना हो। उसी तरह जो है ऑन कमर्शियल स्केल पे इन सारे जो चीज़ों को रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, डीप फ्रीजर में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। ठीक है, इनका भी अलग अलग, ताकि इस स्टोरेज का जो है प्रिकॉशन क्या क्या है हमको लेना चाहिए। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स में ड्राई प्रॉपरली होने चाहिए, ड्राई गनी बैग्स में रखना चाहिए, शुड बी केप्ट इन प्लेस विच इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। स्टोरेज एरिया जो होती है वो शुड बी वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। और लार्जर गोडाउंस केयर शुड बी टेकन दैट केमिकल्स जो है जो रिपेल या इंसेक्ट्स को मारें या रिपेल करें और रैट्स को कंटामिनेट ना करने दें फूड्स को, उसको वो चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्रेनरीज क्या होती हैं वो देख लीजिए, जो गोडाउन और ग्रेनरीज होती हैं। स्टोरेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि स्टोरेज की वजह से क्या होता है, हम अपने फूड ग्रेन को सुरक्षित रख सकते हैं फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये ही स्टोरेज की वजह से जो है हमें नेसेसिटी के टाइम पे हमें फूड ग्रेन्स की कमी नहीं होती। ठीक, फिर हम ऑल ओवर द ईयर जो है सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, जो हमारे मार्केट प्राइस हैं वो स्टोरेज की वजह से ही मेंटेन रहते हैं। ठीक, तो स्टोरेज ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वो है मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स। जब हम फार्म एनिमल्स की मैनेजमेंट और केयर करते हैं फॉर मिल्क है, एक्सेट्रा, एग है या मीट है, इन सब के लिए, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। Until then, bye and keep studying.